ये कहानी दो लड़कियों की है जो एक सुनसान जंगल में अपने ट्रिप के लिए निकलती हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बन जाएगा। इस सफर में वो दोनों कुछ ऐसे लोगों के जाल में फंस जाती हैं जहां से जिंदा बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में आखिर वो दोनों अपनी जिंदगी और मौत की ये जंग कैसे लड़ती हैं। कहानी की शुरुआत में हम कैटी और जीनी से मिलते हैं, जो बहुत खुश नजर आ रही थीं। दोनों एग्रीकल्चर की स्टूडेंट्स हैं और आज वो इसलिए इतनी खुश हैं क्योंकि वो अपनी आगे की प्रैक्टिस के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म पर जाने वाली हैं। इस बात को लेकर वो दोनों बहुत एक्साइटेड थीं और सोच रही थीं कि प्रैक्टिस के साथ साथ उन्हें वहां घूमने और ढेर सारी शॉपिंग करने का भी मौका मिलेगा। अगली सुबह उन्हें पिक करने के लिए उनके अंकल जेसन आते हैं, जो प्रोफेशन से एक एफबीआई एजेंट हैं। फिर जेसन के घर पहुंचने पर उनकी मुलाकात उसकी गर्लफ्रेंड से होती है, जो दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब इस नए शहर में आकर केटी और जेनी अपने नाम बदलने का फैसला करती हैं। केटी अपना नाम जोय और जेनी अपना नाम लेसा रख लेती है। अगले दिन अंकल जेसन उन्हें बस स्टॉप पर ड्रॉप करने आते हैं, जहां से उन्हें एग्रीकल्चर फार्म के लिए निकलना था। बस के इंतजार में जेसन भी वहीं रुक जाता है, लेकिन केटी उसे कहती है कि बस जल्द ही आ जाएगी, इसलिए वो अपने काम पर निकल जाए। जैसे ही वो सेफ पहुंचेंगी वो उसे मैसेज कर देगी। जेसन चाहता है कि वो मैसेज में कोड वर्ड का इस्तेमाल करें ताकि वो बगैर किसी शक के समझ सके कि सब ठीक है। कैटी मजाक में कहती है कि मैं एप्पल लिख दूंगी, तो जेसन उसे कहता है कि हर बार अलग अलग वर्ड इस्तेमाल करें ताकि कोई उनके कोड वर्ड को डिकोड ना कर सके। इसी दौरान सड़क से गुजरने वाले दो लड़के कैटी और जेनी को घूरते हुए चले जाते हैं। फिर जेसन के जाने के बाद दोनों पास के एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने जाती हैं। तभी वहां वही दो लड़के भी आ जाते हैं जिनके नाम जेड और लूकस हैं। बातचीत के दौरान कैटी और जेनी उन्हें नए नाम जोई और लीसा बताती हैं, और ये भी कि वो एक एग्रीकल्चर फार्म में जा रही हैं। उस पर जेट कहता है कि हम भी वहीं जा रहे हैं और अगर चाहो तो तुम दोनों भी हमारे साथ चल सकती हो। लेकिन केटी उन्हें मना कर देती है क्योंकि ये शहर अभी उनके लिए नया है। फिर जब वो दोनों जाने लगती हैं तो जीनी उसे मनाकर उनके साथ चलने के लिए तैयार कर लेती है। लेकिन यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसका अंदाजा उन्हें बहुत जल्द होने वाला है। और वाकई में जेड और लोक्स उन्हें सीधा फार्म ले जाने के बजाय अपने घर ले जाते हैं, जो एक जंगल के करीब होता है। ये देखकर केटी और जेनी घबराकर उनसे फौरन गाड़ी फार्म की तरफ मोड़ने के लिए कहती हैं। लेकिन इतने में घर से जेड और लोक्स की मां मारिया बाहर आती है, जो बहुत प्यार से उनका इस्तकबाल करती है और उन्हें चाय पीने के लिए अंदर बुलाती है। दोनों मना कर रही थी, मगर मारिया कहती है कि जेड और लोक्स तुम्हें बाद में छोड़ देंगे। फिर जब वो घर में चाय पी रही होती हैं तो केटी को जेसन का मैसेज आता है। वो फौरन एप्पल लिखकर जवाब देती है, जिससे जेसन समझ जाता है कि वो महफूज अपनी जगह पर पहुंच गई है। फिर मारिया दोनों को कुछ खाने के लिए देती है, जिसे खाते ही उन्हें अजीब सा महसूस होने लगता है और उनके सर भारी होने लगते हैं। इससे वो जल्द ही समझ जाती हैं कि खाने में कुछ मिलाया गया था, इसलिए खतरा महसूस करके दोनों वहां से भागने की कोशिश करती हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो बेहोश हो जाती हैं, जिसके बाद जेड और लुक्स उन्हें उठाकर वापस घर ले आते हैं। अगले दिन होश आने पर केटी और जेनी खुद को एक जंगल में पाती हैं। उनके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे, जिससे दोनों बुरी तरह डर जाती हैं। वो जोर जोर से चीखने लगती हैं, लेकिन इस जंगल में उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। तभी वहां जेड आकर कहता है कि तुम दोनों कितनी मासूम हो, जो इतनी आसानी से फंस गईं। ये एक ऐसी जगह है जहां कोई भी तुम्हारी आवाज सुनने वाला नहीं है, इसलिए जितना चाहो चीख सकती हो। अब कुछ देर बाद वहां बोरिस नाम का एक और आदमी आता है, जिसने कैटी का फोन ले रखा था। वो फोन दिखाकर पूछता है कि तुम्हें किसी जेसन नाम के आदमी ने मैसेज किया था, जिसे तुमने पिछली बार मैसेज में एप्पल लिखकर भेजा था। उसका क्या मतलब है? तो कैटी घबराहट में जवाब देती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है जिसका मतलब है कि हम दोनों महफूज हैं। ये सुनकर बोरिस फौरन जेसन को रिप्लाई करता है कि सब ठीक है और साथ में एप्पल भी लिख देता है ताकि जेसन को कोई शक ना हो। लेकिन इसके बाद वो लोग कैटी और जीनी को जबरदस्ती अपने सामने ही नहाने पर मजबूर करते हैं। अभी वहां एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों उससे मदद मांगने लगती हैं। लेकिन कुछ देर में उन्हें समझ आ जाता है कि वो ऑफिसर भी जेड और लोकस का ही आदमी है। इससे वो दोनों और भी ज्यादा डर जाती हैं, क्योंकि उनके पास भागने का अब कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद केटी और जेनी उन लोगों से दरखास्त करने लगती हैं कि प्लीज हमें यहां से जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दे देंगे। लेकिन वो लोग उनकी एक बात भी नहीं सुनते। इसके बाद देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर एक टैबलेट लेता है और फिर कैटी की तरफ बढ़ता है। उसके थोड़ी देर बाद वो कैटी के कंटेनर से बाहर निकलता है, जिससे अंदाजा हो जाता है कि उसने कैटी के साथ बहुत बुरा सलूक किया है।
दूसरी तरफ जेसन को बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि कैटी ने मैसेज में एप्पल लव्स दोबारा इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब है कि फोन किसी और में इस्तेमाल किया है। इधर जेनी के कंटेनर में एक सनकी और नशई आदमी को भेजा जाता है। वो अंदर जाकर जेनी को डराने के लिए उस पर जलती हुई सिगरेट लगाता है, जिससे जेनी जोर जोर से चीखने लगती है। फिर वो आदमी उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा सलूक करता है। दरअसल पैसों के लिए कैटी और जेनी से जबरदस्ती यहाँ गलत काम करवाया जा रहा था। वहीं जैसन न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फॉर्म में कॉल करता है और उसे पता लगता है कि कैटी और जेनी वहां कभी पहुंची ही नहीं। इससे उसे यकीन हो जाता है दोनों किसी बड़ी मुसीबत में हैं और वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं कैटी और जेनी के साथ हालात और भी ज्यादा बुरे हो रहे थे, जहां जेड और लूक्स दोनों के चेहरों पर मास्क पहना देते हैं, फिर एक अजनबी आदमी को बुलाते हैं जिसने खुद भी एक अजीब सा मास्क पहना होता है। जब जेड और लूक्स उनके मास्क हटाते हैं तो दोनों लड़कियां डर के मारे जोर जोर से चीखने लगती हैं। इसके बाद वो आदमी जेनी को चुनता है और उसे कंटेनर में ले जाता है। इसके जाने के बाद जब कैटी जेनी के पास जाती है तो वो समझ पाती है कि उसकी हालत ज्यादा खराब हो चुकी है और उसे बहुत तकलीफ हो रही है। दूसरी तरफ जेसन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये वही करप्ट ऑफिसर है जिसने कैटी को किया था। जेसन उसे बताता है कि वो एक एफबीआई एजेंट है और उसे शक है कि कैटी और जेनी का अगवा हुआ है। जब पुलिस ऑफिसर पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है तो जेसन कहता है, मैंने अपनी भतीजी से कहा था कि कोड वर्ड सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना, लेकिन उसने इसे दोबारा भेजा है। इससे साफ जाहिर है कि वो जरूर किसी मुश्किल में है। वहीं जंगल में बोरिस को यह ऑफिसर सारी खबर दे देता है कि कैटी के अंकल एक एफबीआई एजेंट है और कैटी ने हमें इस कोड वर्ड के बारे में झूठ कहा था। फिर बोरिस जैड को कैटी के कंटेनर से थोड़ा दूर ले जाकर कहता है कि हमें इन दोनों लड़कियों को जल्द अज जल्द ठिकाने लगाना होगा, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं और हमें यहाँ आने वाली और भी नई लड़कियों को भी पकड़ना है। वहीं कैटी चुपके से उनकी सारी बातें सुन रही थी। इधर जेसन अब उसी रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां कैटी और जेनी को आखिरी बार देखा गया था। वहां काम करने वाले एक आदमी से वो कैटी और जेनी के बारे में पूछता है तो वो आदमी बोरिस की गाड़ी के बारे में मालूमात देता है। अगले दिन कैटी जेनी को बताती है कि ये लोग हमें रास्ते से हटाने का प्लान बना रहे हैं। तभी वहां जेड और बोरिस उसी नशेई आदमी को अपने साथ लेकर आते हैं जो पहले भी वहां आया था। वो दोनों उसे कहते हैं कि हम दोनों जल्द ही वापस आ रहे हैं, तब तक तुम दोनों लड़कियों पर कड़ी नजर रखना ताकि ये कहीं भाग ना जाएं। अब उनके जाते ही कैटी एक चाल चलती है। वो इस नशेई को अपनी तरफ मुतवज्जे करने लगती है और उसे रिझाने की कोशिश करती है। ऐसा करते हुए जैसे ही वो इसके करीब जाती है तो वो बगैर मौका दिए उसके गले पर जोर से वार कर देती है। आदमी दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर जाता है। वहीं पर उसका काम तमाम हो जाता है। इसके बाद वो दोनों जल्दी से अपनी हथकड़ियां खोलकर पास ही कहीं छुप जाती हैं। फिर जब वो पुलिस वाला वहां पहुंचता है तो दोनों चुपके से उसकी गाड़ी चराकर वहां से भाग निकलती हैं। इसके बाद वो एक मॉल में जाती हैं और वहां से बहुत सा सामान खरीदने लगती हैं, जैसे कुल्हाड़ी, हथौड़े, टेनिस बॉल, बहुत सारी कीलें और कई खतरनाक चीजें। और अब वो दोनों भाग नहीं रही थीं, बल्कि अपना बदला लेने की तैयारी कर रही थीं। इसके बाद केटी मॉल की कैशियर के पास जाकर बोरिस कैटी कैशियर से बोरिस का एड्रेस पूछती है और वो उन्हें पता बता देता है। इधर जेसन बोरिस की कार इंश्योरेंस कंपनी पहुंचता है जहां उसे भी बोरिस का एड्रेस मिल जाता है। वहीं बोरिस को दिखाया जाता है जो अपने घर में मौसीकी बजाकर एंजॉय कर रहा होता है। तभी अचानक कैटी और जेनी वहां पहुंचती हैं और टेनिस बॉल पर कीले लगाकर बोरिस के चेहरे पर फेंक देती हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो खुद को एक मेज से बंधा हुआ पाता है। वो बहुत चीखने लगता है और खुद को छुड़वाने के लिए इन दोनों को पैसों की पेशकश भी देता है, लेकिन उन्हें तो सिर्फ अपना बदला चाहिए था। इसी दौरान उनके अंकल जेसन भी बोरिस के घर के बाहर पहुंच चुके थे, लेकिन अंदर केटी और जेनी बोरिस से इस मास्क वाले आदमी का एड्रेस पूछती हैं और डर के मारे बोरिस उन्हें वो एड्रेस बता देता है। इसके बाद वो दोनों कीलों से भरा हुआ एक डंडा बोरिस के पीछे से घुसा देती हैं, जिससे वो दर्द के मारे जोर जोर से चीखने लगता है। लेकिन उसकी आवाज सुनकर जेसन फौरन घर के अंदर आता है और देखता है कि बोरिस बहुत बुरी हालत में पड़ा है और उसका खेल खत्म हो चुका है। तभी उसे घर के बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन बाहर पहुंचने से पहले ही कैटी और जेनी वहां से निकल चुकी होती हैं। उसके बाद जेसन फौरन पुलिस स्टेशन जाता है और उस अफसर से दोबारा कैटी और जेनी के बारे में पूछता है, लेकिन वो अफसर उसे नजरअंदाज कर रहा था। इसी दौरान जब वो केटी को कॉल करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि केटी का फोन उसी पुलिस ऑफिसर के पास है। जेसन सब कुछ समझ जाता है, लेकिन इससे पहले वो ऑफिसर उस पर गन पॉइंट कर देता है।
दूसरी तरफ केटी और जेनी एक चर्च में पहुंचती हैं। दरअसल उन्हें पता चल गया था कि वो बड़ा मास्क पहनने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इसी चर्च का फादर था। फादर उन्हें देखते ही पहचान लेता है, लेकिन कैटी फौरन पीछे से उस पर डंडे से हमला कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद दोनों उसे गाड़ी के पीछे बांधकर सड़क पर घसीटते हुए टाउन की तरफ ले जाती हैं। वहां एक दुकान से माचिस और पेट्रोल खरीदती हैं और फिर उस पर पेट्रोल छिड़क कर उसे सबके सामने जिंदा जला देती हैं। इधर जेसन को वो करप्ट पुलिस ऑफिसर एक कुर्सी से बांध देता है और कुछ देर बाद दो नई लड़कियों को अगवा करके वहां ले आता है। फिर वो जबरदस्ती उन लड़कियों को हरासा करने लगता है, लेकिन तभी कैटी और जेनी वहां चुपके से आती हैं और उसके सर पर डंडे से वार करके उसे बेहोश कर देती हैं। फिर जब उसे होश आता है तो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। वो घबराकर इन दोनों से माफी मांगने लगता है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती। उसके बाद कैटी गन में सिर्फ एक गोली डालकर उसे डराने के लिए रशियन रूलेट खेलने लगती है और बार बार ट्रिगर दबाकर उसे खौफजदा करती है। लेकिन हर बार ट्रिगर दबाने पर वो बच जाता है, जिससे वो ऑफिसर पागलों की तरह हंसने लगता है। लेकिन अगले ही लम्हे कैटी उसे गोली मारकर एकदम खत्म कर देती है। उसके बाद कैटी और जेनी वहां मौजूद दोनों नई लड़कियों को आजाद कर देती हैं और उन्हें कहती हैं कि जेसन को खोल दें, और खुद वहां से चली जाती है। अब जेसन की रस्सी खोलकर वो लड़कियां बताती हैं कि उन्हें ऐसा करने के लिए इन दोनों लड़कियों ने कहा था, मगर जेसन को पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी कि ये दोनों लड़कियां और कोई नहीं बल्कि केटी और जेनी ही थीं। इसके बाद कहानी में हम जेड और लोकस की मां मारिया की तरफ बढ़ते हैं, जो अपने घर में बड़े मजे से ड्रिंक एंजॉय कर रही थी। लेकिन अचानक उसका सर भारी होने लगता है। उसे एक अजीब सा नशा महसूस होता है और वो चक्कर खाकर वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। फिर जब कुछ देर बाद जब उस औरत को होश आता है तो वो खुद को बेसमेंट में एक कुर्सी से बहुत मजबूती से बंधा हुआ पाती है। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि कैटी और जीनी ने उसके सामने ही उसके बेटे जैड को भी रस्सियों से बांध रखा था। इसके बाद वो दोनों लड़कियां अपना बदला पूरा करने के लिए मारिया की आंखों के बिल्कुल सामने मोटे डंडे से जोरदार वार करने लगती हैं। वो जोर जोर से चीखता और चिल्लाता है, लेकिन उनके सर पे खून सवार था। वो बिल्कुल नहीं रुकती और मार मार कर आखिरकार उसका काम तमाम कर देती हैं। अपने ही जवान बेटे को इस तरह अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता देखकर उसकी मां फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद केटी और जेनी उस जालिम मारिया को घसीटते हुए लोक्स के पास ले जाती हैं। वो लोक्स के हाथ में एक भारी डंडा पकड़ा देती हैं और उसे अपनी ही मां को जान से मारने का हुक्म देती हैं। वो उसे सख्त धमकी देती हैं कि अगर उसने अपनी मां को मारने का हुक्म पूरा नहीं किया तो वो उसे अभी के अभी गोली मार देंगी। अपनी सगी मां को मारने की हिम्मत लुक्स बिल्कुल नहीं कर पाता और वो डर के मारे कांपने लगता है। इसकी ये कमजोरी देखकर जीनी बगैर कोई मौका दिए फौरन उसे गोली मार देती है और उसका भी खेल हमेशा के लिए खत्म कर देती है। उसके बाद वो दोनों बहुत ही चालाकी से गन के सारे निशानात साफ करती हैं और इसे लोक्स के ही मुर्दा हाथों में रख देती हैं। ये इसलिए किया गया ताकि जब पुलिस वहां तफ्तीश करने आए तो उन्हें यही लगे कि मां और बेटे ने आपस की लड़ाई झगड़े में एक दूसरे को मार डाला है। अब अपने दोनों बेटों को खोने के बाद मारिया खौफ के मारे बुरी तरह कांपने और गिड़गिड़ाने लगती है। वो भीख मांगते हुए कहती है कि अगर वो दोनों उसे जिंदा छोड़ देंगी तो वो उन्हें दौलत और बहुत सारे पैसे दे सकती है। लेकिन पैसों की ये बात सुनकर केटी और जेनी जोर से हंस पड़ती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी तरह मालूम था कि मारिया ही इन सारे गंदे कामों की असल जड़ थी। इसके बाद केटी का गुस्सा अपनी सारी हदें पार कर जाता है। वो पास ही रखी हुई एक भारी चेन 100 मशीन उठाती है और बगैर कोई रहम दिखाए इस जालिम औरत का हमेशा के लिए खौफनाक तरीके से खात्मा कर देती है। इस पूरी खौफनाक रात में केटी और जेनी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। जिन हाथों में कभी सिर्फ किताबें और कॉफी के कप हुआ करते थे, आज उन्हीं हाथों ने अपने ही दम पर इंसाफ की एक ऐसी खौफनाक मिसाल कायम की थी जिसे ये शहर कभी भुला नहीं पाएगा। उनका वो मासूम और डरा हुआ रूप अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। दर्द, खौफ और धोखे की आग में तपकर वो दोनों अब ऐसी शेरनियां बन चुकी थीं जिन्हें अब कोई भी मुजरिम अपना शिकार बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता था। अपने हुए उस घनावने खेल का हिसाब उन्होंने खुद अपने दम पर बराबर कर लिया था। अब कहानी के आखिर में देखते हैं कि कुछ दिनों बाद अंकल जेसन केटी और जेनी के घर जाते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर सही सलामत न्यूयॉर्क वापस आ जाते हैं। आखिरकार दोनों अपनी आगे की प्रैक्टिस के लिए न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म खुशी खुशी पहुंच जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी केटी और जेनी के बदले की कहानी, जिन्होंने पुलिस या किसी को बताए बगैर खुद ही अपना बदला लेने का फैसला किया और उन दरिंदों को एक एक करके उनके खौफनाक अंजाम तक पहुंचा दिया।
वैसे आपको क्या लगता है, क्या जीनी और केटी इन दरिंदों को ऐसी भयानक सजा देकर सही किया या फिर कोई और तरीका भी अपना सकती थीं? कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।